ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज के जो लेक्चर है वो हमारा कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेटवर्क के, उसमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि नेटवर्क कैसे बिल्डअप होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस कैसे होती हैं। देन हमने हर लेयर की फंक्शनलिटी देखी है कि जब आपने पैकेट सेंड करना है तो वो कैसे लेयर्स फंक्शन काम करते हैं, उनके काम क्या होते हैं। देन जब आपने पैकेट को रिसीव करना है या डाटा जब आपने रिसीव करना है तो जो लेयर्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो आज जो है वो हम थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि जो पैकेट्स हैं वो नेटवर्क के अंदर ट्रैवल कैसे करते हैं। और उसको हम लोग कहते हैं पैकेट स्विचिंग। मतलब आपके जो डाटा होता है उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल चंक्स के अंदर। वो इस वजह डिवाइड करते हैं ताकि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज अगर कोई किसी यूज़र ने एक फ़ाइल सेंड करनी है या एक ऐसा डाटा सेंड करना है जिसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर उसके पैकेट्स नहीं बनाएंगे तो नेटवर्क के अंदर पैकेट लॉस, जिसको हम लोग डाटा लॉस कहते हैं, वो भी अगर हो सकता है। क्यों? उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि नेटवर्क के अंदर लोड ज़्यादा हो जाए या नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हों, तब क्या होता है कि आपके पास कंजेशन वाली सिचुएशन हो जाती है। जैसे आप ट्रैफिक जाम देखती हैं रोड के ऊपर, तो ट्रैफिक जाम होता है तो फिर यूज़र कोशिश करते हैं कि किसी और रूट से जाएँ। तो नेटवर्क में भी जब कंजेशन आ जाती है या जब कंजेस्टेड ट्रैफिक हो जाती है, तो फिर हमारे पास कोशिश की जाती है कि अल्टरनेट रूट अडॉप्ट किया जाए। मगर जब ज़्यादा कंजेशन हो जाती है तो उस वजह से हमारे पास इशू ये होता है कि पैकेट्स या जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो अगर हमारे पास पैकेटाइज़ेशन नहीं करेंगे, तो उस केस के अंदर जब डाटा लॉस होगा या जब आपने जो फ़ाइल ट्रांसमिट करनी है वो लॉस हो जाएगी, तो फिर आपको पूरी फ़ाइल दोबारा से ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। इसके बजाय अगर हम लोग पैकेटाइज़ेशन करें, तो क्या होता है कि हमारे पास जो पैकेट लॉस हुआ होगा सिर्फ़ वो एक स्मॉलर पोर्शन ऑफ जो आपका डाटा है वो आपने सिर्फ़ रीट्रांसमिट करना होगा, ठीक है? या वो ही लॉस हुआ होगा। तो जो पैकेटाइज़ेशन है वो हेल्प करती है कि आपके पास लॉस से रिकवर हो सकें हम लोग, या जो यूज़र को ट्रैक दिया जा सके कौन सा पैकेट कौन सा डाटा रिसीव हो चुका है उसके पास और कौन सा अभी पेंडिंग में है। तो इस वजह से हम लोग पैकेटाइज़ेशन करते हैं। तो जो पैकेट स्विचिंग है उसकी बात करें तो उसके अंदर यही है कि आपके पास जो भी हमारे पास लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास एक एंड डिवाइसेस होती हैं, देन एक्सेस मीडिया होता है और उसके अलावा हमारे पास कोर डिवाइसेस होते हैं। तो एक पैकेट स्विच नेटवर्क या ऐसा नेटवर्क जहाँ पे पैकेट स्विचिंग परफॉर्म हो रही हो, तो उधर क्या होता है कि जो भी पैकेट्स अराइव होते हैं फ्रॉम, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड डिवाइस है। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंड डिवाइस है इसने पैकेट सेंड कर रहा है, डाटा सेंड कर रहा है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है? तो अब क्या होगा, जो भी इसके पास डाटा होगा उसको हम लोग वो पैकेटाइजेशन परफॉर्म करेंगे, वही सारी लेयर्स की फंक्शनलिटी एप्लीकेशन लेयर से लेकर नीचे फिजिकल लेयर तक, ठीक? वो सारी परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमने सपोज 3 पैकेट्स बना दिए उस फाइल के, ठीक है? अब इस पैकेट के अंदर एक हमारे पास डाटा की फील्ड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर की, और ये जो एक ट्रांसपेरेंट या ओपैक आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास हेडर है उस पैकेट का। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हर लेयर जो होती है वो अपना कुछ ना कुछ हेडर ऐड करती है। जैसे जो नेटवर्क लेयर है वो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ऐड करती है, और जो फिजिकल लेयर जो सॉरी लिंक लेयर होती है वो हमारे पास मैक एड्रेसेस ऐड करती है सोर्स के डेस्टिनेशन के। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है, जैसे सीआरसी है, या जैसे हम लोग चेकसम कहते हैं, ताकि जो पैकेट रिसीव हो उसके अंदर कोई एरर्स हों तो उनसे रिमूव किया जा सके या रिकवर किया जा सके, ठीक है? तो हेडर के अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कंट्रोल करती है इस पूरे कम्युनिकेशन के मेथड्स को, ठीक है? तो इन दोनों से मिलके हमारे पास एक पैकेट बनता है, डाटा और हेडर से मिलके, ठीक है? देन हमारे पास ये जो अब पैकेट है ये हमने फॉरवर्ड करना है टुवर्ड द डेस्टिनेशन। तो इनिशियली क्या होगा कि जो हमारे पास कोर डिवाइस है, कोर डिवाइस के अंदर हमारे पास राउटर हो सकता है, एसएच हो सकता है। तो जो ये जो एंड डिवाइसेस हैं ये एक्चुअली जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये कनेक्टेड होती हैं यूजिंग अ एक्सेस मीडिया, या जिसको हम लोग फिजिकल मीडियम भी कहते हैं या एक्सेस मीडियम कहते हैं।
या एक्सेस नेटवर्क कहते हैं, वायर हो गया, वायरलेस हो गया, उससे कनेक्ट होती हैं टुवर्ड्स द कोर डिवाइस। तो कोर डिवाइस ने क्या करना होगा इस केस के अंदर कि जो भी पैकेट आएगा पहले उसको इनिशियली स्टोर करेगा अपने पास, जो आपके पास राउटर होता है या स्विच होता है उसकी एक हमारे पास क्यू होती है या जिसको हम लोग बफर कहते हैं, उसके अंदर वो स्टोर करते हैं। स्टोर करने का मकसद ये होता है कि जब वो पूरा पैकेट हमारे पास अराइव होता है तो स्टोर करने के बाद हम उसके अंदर चेक करते हैं, जो स्टोरिंग एंड चेकिंग का मैकेनिज्म है वो परफॉर्म होता है। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर स्टोर का फंक्शनलिटी ये होती है कि आपके पास जो भी पैकेट आया उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास होल्ड करेगा ताकि उसको प्रोसेस कर सके, उसका जो अंदर जो हेडर फील्ड है उसको देख के प्रोसेस कर सके, देन उसके मुताबिक फिर उसको वो आउटगोइंग लिंक के ऊपर फॉरवर्ड करेगा। तो ये जो पैकेट स्विचिंग है वो एक्चुअली स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर हमारे पास जो भी पैकेट्स होते हैं कोर डिवाइसेस पे वो अराइव होने के बाद स्टोर होते हैं टेम्प्रेरी तौर पे, देन वो प्रोसेस होने के बाद फिर फॉरवर्ड किए जाते हैं अप्रोप्रिएट आउटगोइंग लिंक के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होता है कि आपके पास ये जो पैकेट्स हैं इनका कोई साइज होता है जिसको हम लोग सपोज डिफाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ बिट्स, एल नंबर ऑफ बिट्स से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हर पैकेट का जो साइज है, इस केस के अंदर हम लोग जो अज्यूम करेंगे वो ये है कि हर पैकेट का साइज जो फिक्स है, सेम पैकेट साइज है। ठीक है, तो आपके पास उसका हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो सपोज एल नंबर ऑफ बिट्स है हर पैकेट का साइज। ठीक है, और हमारे पास जो एक्सेस मीडिया होता है और जो एक्चुअली फिजिकल मीडियम हो गया, वायर हो गया या वायरलेस हो गया, उसकी एक बैंडविड्थ होती है। उसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो सपोज ये बैंडविड्थ हो गई या उसकी डेटा रेट हो गया, तो वो आपके पास चूंकि उसने डेटा रेट या जो बैंडविड्थ होती है वो उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उसको फॉरवर्ड करने की कितनी कैपेसिटी होती है, कितना वो जल्दी वो फॉरवर्ड कर सकता है, वो उसकी बैंडविड्थ या उसका डेटा रेट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। तो अब कितना टाइम लगेगा इस पैकेट को, एक पैकेट को इधर से लेके इधर तक जाने के लिए, तो वो डिपेंड करेगा इसकी बैंडविड्थ के ऊपर और पैकेट साइज के ऊपर। तो उसका जो रेशियो है अमंग द पैकेट्स, सॉरी अमंग साइज ऑफ पैकेट एंड जो आपके पास डेटा रेट है वो कुछ इस तरह से है कि एल डिवाइड बाय आर। तो अगर आपके पास एल जो है सपोज ये एल नंबर ऑफ बिट्स डिवाइड बाय आर नंबर ऑफ जो आपके पास डेटा रेट है, तो वो ही आपको बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने देर में वो पैकेट रिसीव हुआ है। अच्छा, ये तो आपके पास सिर्फ ट्रांसमिशन का टाइम है कि यहाँ पे आपको फार्मूले के अंदर 2 नजर आ रहा होगा, 2 एल डिवाइड बाय आर, एंड टू एंड डिले में ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, इस 2 का मतलब ये एंड टू एंड डिले ये होता है, ये तो मैंने अभी बताया, ये पैकेट को ट्रांसमिट होने के लिए जो टाइम लगा वो एल डिवाइड बाय आर है। तो जब पैकेट को वापस भी तो आना है कि इसने भी तो एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, तो जस्ट आपने सपोज पैकेट नंबर 1 भेज दिया इसको डेस्टिनेशन को, तो डेस्टिनेशन ने सोर्स को बताना भी है कि मुझे पैकेट नंबर 1 रिसीव हो गया। तो वापस आने का जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम या एंड टू एंड डिले कहते हैं, वो हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय आर। तो ये हमारे पास एंड टू एंड डिले कहलाएगा। अच्छा, इधर जो हमने अज्यूम किया है ये वो टाइम है कि जो उसको ट्रांसमिशन के अंदर लगा है। ठीक है, इधर हमने प्रोपोगेशन डिले 0 अज्यूम किया, और भी ऐसे डिलेज हैं जो कि हमने 0 अज्यूम किए, जैसे यहाँ पे इसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, वो हमने अभी 0 अज्यूम किया। ठीक है, तो सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक आपके पास जो पैकेट का साइज है 7.5 मेगाबिट्स हो। ठीक है, अगर आपके पास डेटा रेट जो है वो ट्रांसमिशन का जो डेटा रेट है वो 1.5 मेगाबिट्स है, तो वन हॉप का मतलब ये है, इस ये जो आपके पास सिनेरियो नज़र आ रहा है इसके अंदर 2 हॉप्स हैं। वन हॉप ये है कि राउट एंड डिवाइस से लेके राउटर तक ये 1 हॉप है, और सेकंड हॉप जो है वो राउटर से लेके डेस्टिनेशन तक है, तो ये 2 हॉप्स की कम्युनिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक हॉप में जो टाइम लगेगा सिर्फ ट्रांसमिशन का वो आपके पास 7.5 डिवाइड बाय 1.5, तो आपके पास वो 5 सेकंड का टाइम लगेगा। अच्छा, ये सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम है। इधर हमने बहुत से ऐसे डिलेज हैं वो हमने अभी 0 अज्यूम किए। अच्छा, इसके अलावा जो डिलेज हो सकते हैं वो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि
चूँकि हमने क्यू बनाई हुई है और स्टोर करना है उस क्यू के अंदर जो भी इनकमिंग पैकेट होगा, उसको प्रोसेस करना है। तो जो क्यूइंग डिले है वो यहाँ पे एक मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्यू का साइज़ होता है या जो बफर का साइज़ होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता, ठीक है। तो जो क्यू की लेंथ है या जो बफर की लेंथ है वो मैटर करेगी कि आपका जो डिले है वो डिले की कंडीशन के ऊपर और लॉस की कंडीशन के ऊपर। कि सपोज अगर आपके पास क्यू का साइज़ बहुत छोटा है और पैकेट ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपकी क्यू जो है वो जल्दी फुल हो जाएगी और उसके बाद आपके पास जितनी पैकेट्स आएंगे आप उन सबको ड्रॉप करेंगे। तो अगर इस तरह का केस हो कि आपके पास क्यू की लेंथ बहुत छोटी हो तो आपके पास फिर भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो भी इनकमिंग पैकेट्स होंगे आपके पास वो लॉस हो रहे होंगे। अच्छा, अगर आपके पास क्यू की लेंथ बहुत बड़ी हो तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पैकेट्स आएंगे वो पहले क्यू में जाएंगे, देन फिर आपके पास वो प्रोसेस होंगे। तो आपके पास जो क्यूइंग डिले होगा वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ना क्यू का साइज़ बहुत बड़ा रख सकते, ना बहुत छोटा रख सकते। अच्छा, तो हमारे पास क्यू का साइज़ जो है वो एक ऑप्टिमल होना चाहिए, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। तो उसके लिए फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हैंड शेकिंग का मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग जो सेंडर और रिसीवर हैं, ट्रांसमिशन से पहले जो है जब डाटा उसे ट्रांसमिट करना होता है उससे पहले वो एक एग्रीड लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर या एग्रीड डाटा रेट के ऊपर वो एग्री होते हैं, एग्रीमेंट उनका होता है, देन उसके बाद वो ट्रांसमिशन। तो इस तरह चीज़ें सपोज करने देखेंगे जिसको हम लोग टीसीपी हैंडशेक कहेंगे जब ट्रांसपोर्ट लेकर करेंगे। तो हमारे पास जो क्यू का साइज है वो मैटर करेगा कि आपके पास क्यूइंग डिले के अंदर और क्यूइंग लॉस। तो जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास जो डाटा रेट है वो 100 मेगाबिट पर सेकंड पे आपके पास पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है और क्यू का साइज जो है वो एक अप्रोप्रिएट हो, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास ये वाला जो लिंक है जो ए से इस राउटर तक है, ये 100 मेगाबिट पर सेकंड पे यहाँ पर पैकेट्स आ रहे हैं और देन इसका जो आउटगोइंग लिंक है राउटर का वो 1.5 मेगाबिट पर सेकंड का है। तो इनकमिंग लिंक काफ़ी तेज़ है और आउटगोइंग लिंक जो है वो काफ़ी स्लो है। इस केस में क्या होगा कि वो उसके पास जो पैकेट्स आ रहे होंगे ज़्यादा जल्दी आ रहे होंगे, मगर उससे जो पैकेट निकल के जा रहे होंगे काफ़ी स्लोली जा रहे होंगे और बाकी जो नेटवर्क के जो अंदर जो पैकेट मिलेंगे वो काफ़ी स्लो मिलेंगे। तो जो आपके पास क्यू की लेंथ है वो हमारे पास इस केस के अंदर क्या होगी, अगर हमने क्यू की लेंथ बहुत छोटी रखी तो आपके पास जो चूँकि इनकमिंग रेट ऑफ जो अराइवल ऑफ पैकेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास उनको पहले इनिशियल तौर पे डिले मिलना शुरू होगा। कहाँ पे डिले मिलेगा? जो आउटगोइंग लिंक है, क्योंकि आउटगोइंग लिंक जो है वो बहुत स्लो है। वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू जो इनपुट लिंक है, ठीक है? तो इस केस में इनिशियली पैकेट्स जो होंगे वो डिले होने लग जाएँगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वो रिसीव होने में। देन उसके बाद क्या होगा कि जैसे-जैसे क्यू की लेंथ फुल होने लगेगी तो आपके पास पैकेट जो होंगे जो इनपुट लिंक के ऊपर होंगे वो भी हम डिस्कार्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि पैकेट की लेंथ क्यू की लेंथ जो है वो फुल हो गई है। तो आपका ये जो राउटर है वो इस केस के अंदर जो पैकेट्स होंगे वो डिस्कार्ड करेगा। तो क्यू की लेंथ, इनपुट का लिंक की लेंथ इनका इनपुट लिंक का डाटा रेट और आउटगोइंग लिंक का जो डाटा रेट है वो काफ़ी मैटर करता है पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर, ठीक है? कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ पे। देन अगर हम लोग जो कोर डिवाइस है हमारा इस केस में हमने देखा है वो राउटर है। तो इस कोर डिवाइस की अगर बात करें तो इसकी 2 फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। पहली फंक्शनैलिटी तो ये होती है कि जो भी इनकमिंग पैकेट आ रहा है उसको वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के बाद प्रोसेस करता है। अब वो जो प्रोसेसिंग उसने परफ़ॉर्म करनी है, वो 2 तरह की प्रोसेसिंग परफ़ॉर्म करता है। एक को हम लोग कहते हैं राउटिंग और दूसरे को कहते हैं फॉरवर्डिंग। राउटिंग का काम ये होता है कि ये कुछ हमारे पास एक राउटर का सिनेरियो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, जो राउटर होता है उसके अंदर एक राउटिंग एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है। वो राउटिंग एल्गोरिदम एक्चुअली उसको डिटरमाइन करके देता है कि आपके पास सोर्स
और डेस्टिनेशन तक जाने का बेस्ट रूट कौन सा है। अगर आपके पास सोर्स का आईपी एड्रेस ये हो तो और डेस्टिनेशन का ये हो तो आप इस वाले आउटगोइंग लिंक पे पैकेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो सारा कैलकुलेशन का मैकेनिज्म या कंप्यूटिंग का जो मैकेनिज्म है वो एक राउटिंग एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, बहुत से आपने एल्गोरिदम्स इससे पहले पढ़े होंगे, जैसे आपने डाइजेस्ट्रा पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे आपने बेलमैन फोर्ड पढ़ा होगा, क्रुस्कल एल्गोरिदम पढ़े होंगे। तो इस तरह के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नेटवर्क से केस के अंदर एक राउटिंग एल्गोरिदम के अंदर, ताकि एक बेस्ट पाथ फाइंड किया जा सके फ्रॉम मैनी पास, और आपके पास जो पैकेट है उनको हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो राउटिंग एल्गोरिदम का काम ये होता है कि बेस्ट रूट या बेस्ट पाथ डिटरमाइन करना, और फिर उसको उस राउटिंग एल्गोरिदम की बेस के ऊपर हमारे पास एक फॉरवर्डिंग टेबल बनता है। ठीक है? उस फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर हमारे पास दो फील्ड्स होती हैं। पहली फील्ड ये होती है कि अगर आपके पास इनपुट हेडर वैल्यू होती है, कि अगर आपके पास ये आईपी एड्रेस हो, उसको आपने किस आउटपुट लिंक के ऊपर सेंड करना है। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है वो आपके पास राउटिंग एल्गोरिदम करके देता है। देन उसकी बेस के ऊपर एक फॉरवर्डिंग टेबल बनता है। पहला मैकेनिज्म तो हमारे पास नेटवर्क कोर डिवाइसेस का आ गया राउटिंग करने का। दूसरा आ जाता है फॉरवर्डिंग का। फॉरवर्डिंग जो होती है वो हमारे पास राउटिंग की बेस के ऊपर हम लोग फॉरवर्डिंग करते हैं। फॉरवर्डिंग का काम ये होता है कि जो हमने आउटपुट लिंक होता है, अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक पे उस पैकेट वैल्यू को फॉरवर्ड करना होता है। तो इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो हेडर की वैल्यू है वो 0,111 है। तो 0,111 हमारे पास मैच होती है इधर जाके। तो ये वाला जो पैकेट है ये आउटपुट लिंक नंबर 2 पे जाना चाहिए। ये जो सारा कुछ डिटरमाइन करके दी गई है एक राउटिंग एल्गोरिथम ने डिटरमाइन कर। ओके अब्दुल गफ्फार, मैं लगा दूंगा आपकी अटेंडेंस। तो जो फॉरवर्डिंग वाला मैकेनिज्म है वो हमारे पास राउटिंग की बेस के ऊपर बनता है। कोई इधर इशू है तो आप पूछ लें अभी, या कोई चीज़ समझना। देन ये तो हमारे पास एक तरीका था पैकेट स्विचिंग का, जिसके थ्रू हम लोग पैकेट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सर्किट स्विचिंग भी एक तरीका है, जिसके थ्रू हम लोग पैकेट्स या डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पैकेट स्विचिंग की अगर बात करें, पैकेट स्विचिंग के अंदर हम लोग पैकेटाइजेशन करते हैं। पैकेटाइजेशन करने के बाद फिर वो जो पैकेट्स होते हैं वो फिर उसके अंदर हेडर ऐड किया जाता है और डाटा के साथ, देन वो फिर फॉरवर्ड होते हैं, वो जो सारा कुछ हमने भी डिस्कस किया। ठीक है, देन इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है सर्किट स्विचिंग का। सर्किट स्विचिंग में ये होता है, अच्छा, पैकेट स्विचिंग में हमने ये देखा कि जब हमने डाटा ट्रांसमिट करना है तो उससे पहले हमने आ, कोई कह लें कि मतलब कोई रूट इस्टेब्लिश नहीं करना, वो सारा जो है वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो इस्टेब्लिश होता है। सर्किट स्विचिंग के अंदर ये होता है कि जब आपने डाटा ट्रांसमिट करना है उससे पहले आपका रूट इस्टेब्लिश किया जाएगा बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। ठीक है, और वो रूट जो होगा या वो जो सर्किट होगा या वो रूट या वो जो सर्किट होगा वो एलोकेटेड रहेगा जब तक आपकी वो डाटा ट्रांसमिट जो जो आपने किया जब तक वो रिसीव नहीं होता पूरा का पूरा टूवर्ड्स डेस्टिनेशन, तो वो स्टैब्लिश रहता है। इस तरह का जो हमारे पास पैकेट स्विचिंग के बजाय जो दूसरा मैकेनिज्म है उसको हम लोग सर्किट स्विचिंग कहते हैं। ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर क्या होता है कि आपने जब भी डाटा ट्रांसमिट करना है उससे पहले आपका सर्किट जो है स्टैब्लिश होगा बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। उसके बाद फिर आपकी जो होगी वो डाटा ट्रांसमिशन होगी। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है और ये एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं। तो जब इसने डाटा ट्रांसमिट करना है उससे पहले ये एक तरह से सर्किट इस्टेब्लिश करेगा, या ये जो है कह लें कि ये अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये कनेक्शन स्टैब्लिश कौन करके देगा, उसको ये राउटर्स स्टैब्लिश करके देंगे। जो ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो अब ये वाला जो सोर्स है और ये वाला डेस्टिनेशन जो है ये एक दूसरे के लिए एलोकेट कर दिए गए इनके सर्किट्स, या ये जो है बाकी यूजर्स के लिए बिजी इनको
सिग्नल मिलेगा, और ये वाला जो सर्किट है डेडिकेट रहेगा जब तक ये पूरा डाटा रिसीव नहीं है। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर जब भी आपने डाटा ट्रांसमिशन करना है उससे पहले आपने जो है वो एक तरह से सर्किट इस्टेब्लिश करना है, और देन उसके बाद फिर आपकी डाटा शेयरिंग होगी। ठीक है, अच्छा, जब आपने सर्किट इस्टेब्लिश कर लिया तो अब बाकी यूजर्स के लिए ये जो दोनों यूजर्स हैं ये बिजी रहेंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास शेयरिंग ऑफ डाटा वो आपके पास या शेयरिंग ऑफ सर्किट जो है वो कॉमनली तौर पे नहीं की जाती। ये जो नेटवर्क होता है ये हमारे पास यूजली डिप्लॉय होता है इन द जो लैंडलाइन टेलीफोन है उनके केस के अंदर। कि उधर क्या होता है कि आप जब कॉल मिलाते हैं तो पहले आपकी कॉल नंबर डायल करते हैं, देन उसके बाद आपका जो होता है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक पाथ स्टैब्लिश किया जाता है, देन उसके बाद आप ट्रांसमिट करते हैं, ये बात कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये सर्किट स्विचिंग का मैकेनिज्म है। देन सर्किट स्विचिंग के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं यूजर्स को मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड करने के। एक हमारे पास है टाइम डिवीजन एक्सेस और एक कहलाता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और एक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है कि हमारे पास जो यूजर्स होते हैं उनको हम लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी असाइन कर देते हैं। बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी हम यूजर्स को डिवाइड कर लेते हैं। सपोज हमारे पास 4 यूजर हैं और ये हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी बैंड है, या जैसे हमारे पास बैंडविड्थ है वो असीम कर लीजिए। तो इस बैंडविड्थ को हम लोग डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उससे। तो हर यूजर को कुछ पोर्शन ऑफ बैंडविड्थ मिल जाएगी या कुछ पोर्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है मिल जाएगी। तो अगर इस तरह की कुछ डिवीजन होगी वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। तो जिसमें हमने मल्टीपल यूजर्स को जो है वो डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी। इसके अलावा जो है वो हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का नुकसान ये है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी या कह लें जो बैंडविड्थ एलोकेट की जाती है वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर एलोकेट की जाती है। तो उसको अगर सपोज हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स 1 लाख के करीब बन जाए तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत स्मॉलर पोर्शन ऑफ जो फ्रिक्वेंसी होगा वो हर यूजर को लोकेट होगा, और इंटरफेरेंस भी आ सकती है, एक ओवरलैपिंग फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है। तो उस केस के अंदर जो यूजर्स हैं वो फिर उनको इंटरफेरेंस या कह लें कि क्रॉस टॉक इस तरह के एक्सपीरियंस करने को। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है कि आप लोग फ्रिक्वेंसी को हम लोग जो है वो सेम रखें, सब यूजर्स की फ्रिक्वेंसी सेम हो, मगर हर यूजर को कुछ टाइम स्लॉट एलोकेट कर दी जाए कि इस टाइम स्लॉट में यूजर 1 ने बात करनी है या डेटा ट्रांसमिशन करनी है, इस टाइम स्लॉट नेक्स्ट टाइम स्लॉट में जो है वो यूजर 2 ने, देन यूजर 3 ने, देन यूजर 4। तो अगर इस तरह हम लोग काम कर लेंगे तो उसमें ये होगा कि फ्रिक्वेंसी सबकी सेम रहेगी, फ्रिक्वेंसी वाला मसले हमारे पास हल हो जाएंगे। हाँ, ये होगा कि हर यूजर को एक फिक्स टाइम स्लॉट मिलेगी, उस टाइम स्लॉट के अंदर उसने ट्रांसमिशन कर। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर हम लोग बात करें तो इन दो तरीके से हम लोग यूजर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स द नेटवर्क। अगर पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग को कंपेयर करें तो हमारे पास पैकेट स्विचिंग में ये है कि अगर लॉस आएगा तो वो ही पैकेट को हम लोग रीट्रांसमिट कर दिया जाएगा, और ये है कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर यूज़र को बिफोर ट्रांसमिशन जो है वो एक सर्किट स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और अगर नेटवर्क अवेलेबल है तब वो देखेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जब भी उसके पास डाटा होगा यूज़र के पास तब वो ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है वो 100% है, जबकि सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं है। सर्किट स्विचिंग में ये है कि आपने पहले सर्किट स्टैब्लिश करना है, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी देखनी है, नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं, देन उसके बाद आपने यूज़र की अवेलेबिलिटी देखनी है, वो बिजी है या फ्री है। तो इस तरह के हमारे पास सर्किट स्विचिंग में इश्यूज है। अच्छा, पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग में हम लोग ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा एकोमोडेट कर सकते हैं, जबकि सर्किट स्विचिंग के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। क्योंकि सर्किट स्विचिंग में जो है वो हमने पहले सर्किट स्टैब्लिश करना है, देन उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन होना है। तो जबकि पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है। पैकेट स्विचिंग में जिसके पास डाटा है वो उसी टाइम पे ट्रांसमिट कर सकता है और उसका पैकेट जो होगा वो स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या पैकेट स्विचिंग हमारे पास एक विनर है इस केस के अंदर? ऐसा नहीं है। पैकेट स्विचिंग नो डाउट उस केस के अंदर बेटर है जब हमारे पास जो डाटा हो वो ह्यूज अमाउंट के अंदर हो, और ऐसा नेटवर्क हो जहाँ पे आपने रिसोर्सेज शेयर करनी है। ठीक है, उस केस के अंदर पैकेट स्विचिंग जो होता है वो बेस्ट है। और दूसरा ये कि इस पैकेट स्विचिंग का फ़ायदा ये है कि ये सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन है,
इसमें कोई कॉल सेटअप नहीं करना पड़ता, कोई सर्किट स्टैब्लिश नहीं करना पड़ता, जब आपके पास डेटा होगा वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। जबकि इसका नुकसान क्या है पैकेट स्विचिंग के अंदर, कि आपके पास कंजेशन आ सकती है या डिले आ सकता है या लॉस भी हो सकता है, पैकेट्स लॉस हो सकते हैं। तो जो पैकेट लॉस या का जो है इशू या डिले का जो इशू है, तो उसको देखते हुए हमारे पास थोड़ा सा पैकेट स्विचिंग जो है वो लैग करता है। मगर ऐसा है कि जो डिले और लॉस को कम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ सेट ऑफ रूल्स डेवलप किए गए हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो आपका जो डाटा है वो रिलायबली तौर पर ट्रांसफ़र होगा, और जो कंजेशन है या जो आपके पास डिले है या लॉस जो है उसको हम लोग कम से कम इंश्योर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो उस केस के अंदर है कि जब आपके पास रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। अच्छा, तो जो सर्किट स्विचिंग है वो भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर आपने वीडियो ट्रांसमिशन करनी है या ऑडियो ट्रांसमिशन करनी है, तो उस केस में आपको चाहिए होता है कि एक गारंटेड बैंडविड्थ मिले। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास सर्किट स्विचिंग बेटर है। मगर इधर भी हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं कि आपके पास यूज़र अवेलेबल हो ना हो, तो इधर हमारे पास उन इश्यूज़ को देखते हुए सर्किट स्विचिंग को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। या जिसको हम लोग कहते हैं कि नेटवर्क के अंदर अगर आपने ऑडियो और वीडियो की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसको देखते हुए हमारे पास एक वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का एक कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम लोग बात करें, जो शुरू में हमने कही थी कि डिले या लॉस कैसे अकर होता है या क्या होगा, तो हमने ये बात कही थी कि जो पैकेट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं इन द नेटवर्क बेस्ड ऑन जो एक्सेस मीडिया उसके ऊपर। तो उधर क्या होता है कि जो पैकेट का साइज़ होता है वो और जो ट्रांसमिशन रेट होता है उसके अगर निकालें, तो हमारे पास एक डिले आता है जिसको हम लोग ट्रांसमिशन डिले कहते हैं, कि कितना टाइम लगा इस पैकेट को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने में। ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट स्विच नेटवर्क की केस की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास वो पहले जो भी कोर डिवाइस होगी उसके अंदर पहले स्टोर होंगे, देन प्रोसेस होंगे, उसके बाद फॉरवर्ड होंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्यूइंग डिले भी आता है, कि अगर सपोज ए से आपने इस राउटर तक एक डेटा ट्रांसमिशन करनी है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसकी केस की बात करें तो इधर हमारे पास पहला इसको टाइम तो लगेगा, तो उसको पैकेट फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा, देन उसके बाद इस पैकेट को ए से लेके इस राउटर तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, और इसका ट्रांसमिशन रेट कितना था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर प्रोपगेशन डिले आएगा यहाँ पे, कि उसको प्रोपगेट करने के लिए कितना टाइम मिला उस सिग्नल को। जो एक्चुअली जो पैकेट होगा वो एक्चुअली फिजिकल लेयर पे हम लोग सिग्नल्स बना देते हैं, तो सिग्नल को कितना टाइम लगा ट्रैवल करने के लिए। जी। अच्छा, देन उसके बाद इस राउटर के पास पहुंचा, तो इस राउटर ने उसको अपने पास स्टोर किया, तो क्यूइंग डिले कितना उसका एक्सपीरियंस हुआ। देन उसके बाद उसने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग डिले। देन उसके बाद उसने इसको इस पैकेट को फॉरवर्ड किया इसके ऊपर, फिर वो दोबारा हमारे पास ट्रांसमिशन डिले आएगा। तो ये सारे कुछ डिले जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होकर हमारे पास ओवरऑल डिले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देन अब सपोज हमारे पास ये जो राउटर है बीच में, इसकी अगर जो क्यू है या जो बफर है वो अगर काफ़ी छोटी हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो पैकेट्स होंगे उनको लॉस भी आ सकता है। ठीक है। तो हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं यहाँ पे वो लॉस की भी सिचुएशन अगर हो सकती है, तो उस केस में फिर हमारे पास उन पैकेट को रीट्रांसमिट करेंगे। ठीक है? तो रीट्रांसमिशन में फिर टाइम लगता है। तो ये आप कुछ डिलेज यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने डिस्कस किया। तो अगर डिलेज की अगर टाइप की बात करें, तो हमारे पास हम लोग 4 तरह के डिलेज को कंसिडर करते हैं किसी भी नोड के ऊपर या किसी भी कह लें डिवाइस के ऊपर। तो पहला जो डिले होता है वो कहलाता है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले ये होता है कि ये जो लिंक है, इस लिंक पे उसको प्रोपगेट करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि जो भी आपके पास पैकेट होगा उसको हम लोग फिजिकल लेयर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग उसको बिट्स या सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उस सिग्नल ने फिर ट्रैवल करना होता है ऑन द फिजिकल मीडियम। उस फिजिकल मीडियम की एक प्रोपगेशन स्पीड होती है। प्रोपगेशन स्पीड यूजुअली वायर के केस के अंदर अगर फाइबर है तो वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। अगर
ट्विस्टेड पेयर केबल है या बाकी केबल्स हैं, उसके अंदर 66% ऑफ द लाइट स्पीड पे वो ट्रैवल करते हैं। और अगर वायरलेस है तो भी आपके पास वो उसकी जो प्रोपगेशन स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। तो प्रोपगेशन जो डिले है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोपगेशन स्पीड के ऊपर और ये जो डिस्टेंस है इस लिंक का उसके ऊपर। फिजिकल डिस्टेंस जो है इस लिंक का, कितना दूर तक ये लिंक बिछाया हुआ है या कितनी दूर तक ये लिंक पे पैकेट ट्रैवल कर सकता है या सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। तो प्रोपगेशन डिले जो होगा या जो प्रोपगेशन टाइम होगा वो इस तरह हम निकल सकते हैं। देन उसके अलावा जो ट्रांसमिशन डिले है वो भी आएगा यहाँ पे कि उस पैकेट को उस लिंक के ऊपर कितना ट्रांसमिशन में टाइम लगता है, वो आपके पास उस पैकेट का ट्रांसमिशन डिले कहलाएगा। देन उसके अलावा राउटर के ऊपर या जो उस नोड के ऊपर क्यूइंग में टाइम लगा, प्रोसेसिंग में जो टाइम लगा, वो आपके पास ये 2 तरह के डिले हो रहा है। तो 4 तरह के डिलेज से मिल के हमारे पास एक नोड का डिले बनता है। ठीक है, तो जो नोडल प्रोसेसिंग डिले है, जो नोड के अंदर प्रोसेसिंग होगी उसके अंदर क्या कुछ चेक करेंगे। सबसे पहले चेक किया जाएगा जो पैकेट रिसीव हुआ है इसके अंदर एरर्स हैं या नहीं है, तो हर बिट के एरर्स चेक किए जाएंगे। देन उसके बाद जो राउटिंग एल्गोरिदम है वो अपना काम परफॉर्म करेगा कि आपके पास बेस्ट रूट डिटरमाइन करके देगा कि ये जो पैकेट है ये कौन से रूट पे इसको स्विच करना चाहिए, वो सारा राउटिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा। देन उसके बाद फिर वो प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्यू से निकल के तो उस लिंक की प्रोसेस चला जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। क्यूइंग डिले में ये लगता है कि जो पैकेट अराइव हुआ उसके अंदर उसको क्यू किया जाएगा। देन उसके बाद वो फिर प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर प्रोसेस होने के बाद फिर जो है वो जो उसका अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक है उसके पास को ट्रैवल किया जाएगा। तो ये जो सारा टाइम है ये फिर क्यूइंग के अंदर आता है कि उसको कितना टाइम वेट करना पड़ा उस क्यू के अंदर। देन उसके बाद ट्रांसमिशन डिले में वो मैंने बता दिया है, और हमारे पास प्रोपगेशन डिले वो भी मैंने आपको बता दिया। इन चारों से मिलके हमारे पास जो है वो ओवरऑल डिले एक नोड का या एक डिवाइस का वो बनता है। ठीक है, अच्छा इस सारे को जरा हम लोग एग्जांपल से देखें। इस तरह से एग्जांपल ली जा सकती है कि सपोज आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक इस तरह का सिनेरियो कि 10 कार्स एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, या इसको अगर नेटवर्क की नॉलेज में देखें तो एक तरह से 10 पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं। okay? तो क्या होता है कि आपके पास सपोज एक टूल प्लाजा से लेके दूसरे टूल प्लाजा तक जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो इनकी जो गाड़ियों की जो स्पीड है वो सपोज 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो ये जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन है ये एक्चुअली प्रोपगेशन टाइम या प्रोपगेशन स्पीड है कि जो गाड़ियों की जो स्पीड है वो एक्चुअली प्रोपगेशन स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो इस लिंक के ऊपर ये जो रोड है ये एक्चुअली नेटवर्क के अंदर लिंक इसको हम लोग कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है इस लिंक का वो हमारे पास प्रोपगेशन डिस्टेंस कहलाता है। तो अब इस टूल प्लाजा से लेके इस टूल प्लाजा तक जो हमें टाइम लगेगा वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइड बाय जो उनकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो प्रोपगेशन टाइम लगा इनको प्रोपोगेट होने में वो आपके पास 1 आवर लगा। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 आवर हमारे पास लगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जब भी आप टूल प्लाजा पे जाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास वहाँ पे आपका जो टोकन होता है वो चेक होता है। उसके बाद फिर आपको वो पैसे वगैरह बताते हैं। तो जो आपके पास एक टूल प्लाजा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, मतलब अगर सपोज ये 10 कार्स हैं तो ये एक ऑर्डर के अंदर अराइव होंगी और हर कार को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगेगा, वो एक तरह से क्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्यू के अंदर कितनी देर उसको वेट करना पड़ा ये उसका क्यूइंग डिले आ गया। ठीक है, देन उसके बाद वो जो वहाँ पे बंदा बैठा है टूल प्लाजा के ऊपर उसने उसको वहाँ से वो सारा कुछ बिल बना के देना है। तो वो जो काम है वो आपके पास वो कैसे करेगा कि वो जो आपके पास टिकट होता है या जो कूपन होता है या अगर सपोज एम टैग है तो वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो वो चेक करता है इसकी सोर्स कहाँ से थी और डेस्टिनेशन
कौन सी अराइव हुई, तो उसके ऊपर वो फिर चेक करके देन आपको बिल बताता है, आप फिर उसको पैसे पे करते हैं। ये सारा कुछ टाइम जो है ये प्रोसेसिंग के अंदर आ गया। देन अब आपके पास जो बंदे ने कितनी जल्दी आपको उससे निकालना है, वो आपके पास सॉरी उस टूल प्लाज़ा से निकाल के आपको अगले टूल प्लाज़ा पे शिफ्ट होना है, वो आपके पास जो टाइम है वो ट्रांसमिशन का टाइम है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपकी वो जो सारा कुछ कहाँ से आप अराइव हो रहे थे और कहाँ पे आप डेस्टिनेशन थी। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास नेटवर्क के अंदर कुछ इसी तरह से काम करता है। अगर हम लोग कार्स वाली एग्जांपल को इसी तरह देखें, तो जो कार्स हैं उसको सपोज करें कि वो पैकेट्स हैं, और ये बाकी सारा कुछ जो मैंने डिस्कस किया इस तरह से देखें, तो हमारे पास यही सारा कुछ नेटवर्क के अंदर होता है। तो अगर इस चीज़ को देखें, तो इस चीज़ के अंदर हमारे पास जो ओवरऑल टाइम अगर निकालें, तो सपोज हमारे पास जो टाइम है, प्रोपगेशन टाइम है, वो तो 1 आवर निकला है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो उनको प्रोसेस करने में टाइम लगा, वो भी हमारे पास सपोज वो 2 मिनट बनता है 10 गाड़ियों को प्रोसेस करने में। तो ये सारा कुछ ऐड होके तो हमारे पास वो टोटल टाइम बनेगा कि एक टूल प्लाज़ा से लेके दूसरे टूल प्लाज़ा तक उनको जाने में कितना टाइम मिलता है। तो ये हमारे पास एक तरह से पूरा ओवरऑल नेटवर्क के अंदर भी इसी तरह डिले होता है। अच्छा, क्यूइंग डिले की अगर बात करें, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। बिट एरर का आप बता दें प्लीज। अच्छा, बिट एरर इस तरह से होता है कि जब भी हमारे पास कोई पैकेट अराइव होता है किसी भी राउटर के ऊपर या किसी भी कोर डिवाइस के ऊपर, तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि जो पैकेट है इसके अंदर एरर्स हैं या नहीं। एरर्स किस तरह के हो सकते हैं कि चूंकि हमारे पास जो पैकेट है वो फिजिकल लेयर पे जैसे ही अराइव होता है, तो उसको हम लोग बिट्स या सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअली वो बिट्स या वो जो सिग्नल है वो प्रोपोगेट होता है ऑन टू द फिजिकल लिंक, और देन वो फिर रिसीव होता है। तो यह जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राउटर है, इसकी जो फिजिकल लेयर होगी वो इसको कन्वर्ट कर देगी इस पैकेट को इन द फॉर्म ऑफ बिट्स या सिग्नल्स। देन ये ट्रैवल होता हुआ आपके पास इस लिंक से होता हुआ इस राउटर को रिसीव होगा। तो जो रिसीव करेगी वो भी इसकी फिजिकल लेयर रिसीव करेगी। फिजिकल लेयर ने सबसे पहले चेक करना कि जो बिट्स हैं इनका ऑर्डर ठीक है, इस बिट्स के अंदर कोई एरर तो नहीं है, मतलब जो बिट्स उसने ट्रांसमिट की थी वही बिट्स मुझे रिसीव हुई हैं। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो आपके पास बिट एरर्स को चेक करने के लिए कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत से मैकेनिज्म है, जैसे चेकसम है, CRC है, या पैरिटी बिट्स हैं, वो हम लोग ऐड करते हैं या वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं फिजिकल लेयर के ऊपर या बाकी लेयर के ऊपर, ताकि चेक किया जा सके कि जो हमारे पास जो डाटा रिसीव हुआ है इसके अंदर कोई बिट लेवल एरर्स मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उस पैकेट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर एरर्स होते हैं देन उस पैकेट को कोशिश की जाती है कि अगर एरर ठीक हो सकते हैं तो फिर उनको ठीक करते हैं, अगर नहीं हो सकते देन उस पैकेट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके ठीक होगी। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे क्यू एंड डिले की। क्यू एंड डिले जो है वो जैसे मैंने बताया था कि वो डिपेंड करता है आपकी क्यू की लेंथ के ऊपर और आपके जो इनकमिंग अराइवल रेट है पैकेट है उसके ऊपर। अगर सपोज आपका जो पैकेट लेंथ है वो एल बिट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और जो बैंडविड्थ ऑफ द लिंक है वो सपोज आर है, और देन ये तो हमारे पास पता चल जाएगा कि प्रोपगेशन ट्रांसमिशन में कितना टाइम है। देन हमारे पास एक पैकेट अराइविंग टाइम होता है, कितनी देर के बाद पैकेट अराइव हो रहे हैं, वो सपोज हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज पैकेट अराइवल रेट। तो जो हमारे पास क्यूइंग डिले होगा कुछ तरह से बन सकता है कि एल मल्टीप्लाई बाय ए, एल जो है वो नंबर ऑफ बिट्स एक पैकेट के अंदर और उसका अराइविंग रेट डिवाइड बाय आर। अच्छा, तो हमारे पास अगर तो ये अराउंड 0 के करीब करीब हो, इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्यूइंग डिले है वो काफ़ी कम है, या एवरेज क्यूइंग डिले जो है वो काफ़ी कम है। अगर ये जो है वैल्यू ये 1 के करीब हो या 1 के इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो क्यूइंग डिले है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पैकेट्स हैं वो आपके जो लिंक की बैंडविड्थ है उस रेट के ऊपर अराइव हो रहे हैं। अगर आपके पास 1 के इक्वल हो जाए, कि जितने पैकेट जितनी लिंक की बैंडविड्थ है उस रेट के ऊपर आपके पास पैकेट अराइव हो रहे हैं, तो आपके पास ये फिर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्यू की लेंथ जो है वो फुल हो गई है।
अच्छा, अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा पैकेट अराइव हो रहे हों और जो आपके पास प्रोसेसिंग टाइम है वो कम है या क्यू की जो लेंथ है वो कम है, तो आपके पास ये 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा लोड आ रहा है नेटवर्क के अंदर और आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या जो क्यू की लेंथ है वो कम है। तो फिर इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो क्यूइंग डिले होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास फिर हम अगर क्यू की लेंथ फुल हो गई तो इसका मतलब है कि आपके पास अब मज़ीद आप उन पैकेट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो फिर आप पैकेट्स को ड्रॉप या लॉस आपके पास आएगा। तो इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज़ आपके पास एक रोड है, रोड का सिनेरियो हम देखते हैं। अगर आपके पास रोड बिल्कुल खाली है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं है, ठीक है? जैसे अक्सर आपको ये होता है कि रोड अगर बिल्कुल खाली है या बहुत कम वहाँ पे ट्रैफिक हो, तो आप आसानी से उस पे से ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक? अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, रोड की कैपेसिटी के बिल्कुल बराबर हो जाए, तो फिर आपके पैक जो रोड के ऊपर है होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, कि जितनी रोड की कैपेसिटी है अगर उतनी ही गाड़ियाँ आ जाएँ, तो फिर आपके पास जो ट्रैफिक होती है वो काफ़ी स्लोली मूव करती है, ठीक। अगर ऐसा हो कि आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही हो और आगे से रास्ता भी ब्लॉक हो जाए या इस तरह आपके पास जो ट्रैफिक जो रोड की कैपेसिटी है वो छोटी हो और ज़्यादा ट्रैफिक उस पे से आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास मज़ीद लोग वहाँ पे उस रोड पे नहीं आ सकते, तो फिर जो बाकी लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले उनको या तो वहाँ पे रोक देते हैं बाहर या फिर वो कहते हैं कि आप अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करें। तो इसी तरह का केस हमारे पास नेटवर्क के अंदर भी होता है क्यूइंग डिले की वजह से, ठीक है। अच्छा, अगर रियल टाइम सिनेरियो की बात करें, तो रियल टाइम सिनेरियो के अंदर हमारे पास या रियल टाइम इंटरनेट के अंदर हमारे पास जो डिलेज़ होते हैं या लॉस्ट होते हैं, कैसे नज़र आते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है, ट्रेस रूट की कमांड है। वो हमें प्रोवाइड करके देती है कि आपके पास इस रूट के ऊपर कितने डिले आपको एक्सपीरियंस हुआ और आपको कितना टाइम लगा इस रूट पे पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? यस, तो ट्रेस रूट की यस सर। कमांड जो इस तरह से काम करती है, इंशाल्लाह ने भी देख लिया, मैं वैसे एग्जांपल दे देता हूँ। ये ट्रेस आरटी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ट्रेस आरटी, सपोज मैं रूट ट्रेस करना चाह रहा हूँ फ्रॉम माई पीसी टुवर्ड्स द गूगल, ठीक है। तो मैंने ये कमांड लिखी, देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो पूरे जो रूट होगा वो ट्रेस करके देगा, वो ये बताएगा कि इसके ऊपर कितना ट्रांसमिशन डिले आया है, कितना क्यूइंग डिले आया और कितना प्रोपगेशन डिले आ रहा है, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक कमांड है जो कि आपके पास रियल टाइम वर्ल्ड के अंदर आपको बहुत से डिलेज बताती है, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले और क्यूइंग डिले, ठीक है। ये आपके पास ट्रेस की कमांड बताती है। इंशाल्लाह लैब के अंदर देखेंगे इसकी पूरी फंक्शनलिटी कैसे होती है। अच्छा, अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे क्यूइंग डिले की, तो उसमें हमने फिर ट्रेस आरटी की कमांड देखी थी। तो जो ट्रेस आरटी की कमांड है वो एक्चुअली आपको बता के देती है कि आपके पास कौन कौन से लिंक के ऊपर कौन कौन सा डिले आपके पास आ रहा है। तो जैसे अगर सपोज आपके पास ये एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो ये आपको हर हॉप के ऊपर बताएगी कि कितना क्यूइंग डिले आया, कितना प्रोपगेशन डिले आया, कितना ट्रांसमिशन डिले आया, ये सारा कुछ आपके पास वो कमांड आपको बता के देती है। देन इस सोर्स का आईपी और इस डेस्टिनेशन का आईपी और इस के ऊपर हर हॉप के ऊपर वो कैलकुलेट करके देती है तीनों चीज़, ठीक है। तो ये इस तरह का। देन हमारे पास एक सिचुएशन होती है इसको हम लोग कहते हैं पैकेट लॉस। पैकेट लॉस उस केस में हो सकता है कि जब आपके पास जो क्यू की लेंथ है वो फुल हो जाए या कंजेस्टेड, जैसे अभी ट्रैफिक जाम का सिनेरियो देखा,
तो वही अगर नेटवर्क के अंदर जाए कि आपके पास एक नेटवर्क की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर पैकेट्स आने लग जाएं तो आपके पास जो पैकेट्स होंगे वो लॉस होने लगेंगे, या जो होंगे वो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे और ट्रैवल होने में। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आपके पास फिर यूज़र्स को जो होता है पैकेट लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा नेटवर्क के अंदर एक और नेटवर्क की परफॉर्मेंस अगर हम लोग मेजर करना चाहें तो एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट ये होता है कि सपोज आपके पास एक लिंक की कैपेसिटी है और एक ट्रांसमिशन रेट है। तो अगर आप ये डिटरमाइन करना चाहें कि नंबर ऑफ पैकेट्स कितने नेटवर्क से सक्सेसफुली तौर पे पास होके गए हैं एक सेकंड के अंदर, तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स सक्सेसफुली रिसीव इन 1 सेकंड टाइम, वो आपके पास थ्रूपुट कहलाती है। थ्रूपुट आपको ये डिटरमाइन करके देती है कि सक्सेसफुली तौर पे आप कितने रेट पे ट्रांसमिशन हो रही है, आपके कितने नंबर ऑफ पैकेट्स एक सेकंड के अंदर सक्सेसफुली तौर पे नेटवर्क से थ्रू होके जा रहे हैं, वो आपके पास थ्रूपुट होती है। देन यहाँ पे हम लोग अगर मेजर करते हैं थ्रूपुट, तो हम लोग एवरेज थ्रूपुट मेजर करते हैं। एवरेज थ्रूपुट में होता है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जो थ्रूपुट होती है उसकी एवरेज लेते जाते हैं, तो आपके पास एक एवरेज थ्रूपुट निकल आती है। अच्छा, एक होती है इंस्टेंटेनियस थ्रूपुट। इंस्टेंटेनियस थ्रूपुट ये होती है कि आप किसी एक टाइम के ऊपर मेजर करें कि इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं वो पास हो रहे हैं नेटवर्क से सक्सेसफुली तौर पे, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस थ्रूपुट कहलाता है। अच्छा, थ्रूपुट कोशिश ये होती है, क्यों ये परफॉर्मेंस पैरामीटर है, इससे परफॉर्मेंस कैसे मेल होती है, तो नेटवर्क ऑपरेटर की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स जो होते हैं सक्सेसफुली तौर पे थ्रू हों। तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क ऑपरेटर होता है उसकी कोशिश ये होगी कि जो थ्रूपुट है वो हाई हो। अगर थ्रूपुट हाई होगी तो इसका मतलब है कि जो आपके पास पैकेट्स हैं वो सक्सेसफुली तौर पे ज़्यादा पास होते जा रहे हैं नेटवर्क से, और अच्छा नेटवर्क है आपके पास। अगर आपके पास थ्रूपुट कम होगी तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पैकेट्स जो हो रहे हैं वो कम पास हो रहे हैं नेटवर्क से, तो इस केस में आपके पास लॉस भी आ सकता है। थ्रूपुट कम होने का वजह आपके पास डिले भी ज़्यादा होना हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, तो उस वजह से हमारे पास थ्रूपुट कम हो सकती है। अच्छा, देन हमारे पास एक एवरेज थ्रूपुट होती है और एक हमारे पास एवरेज एंड टू एंड थ्रूपुट होती है। बॉटल नेक वो मैंने आपको बता दी कि क्या आ सकता है। अच्छा, थ्रूपुट की अगर बात करें इंटरनेट के अंदर, तो इंटरनेट के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स या बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क, और वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इस केस में क्या है कि आपके पास सपोज 10 कनेक्शंस हैं या 10 यूज़र्स हैं, हर यूज़र की कोई ट्रांसमिशन रेट है, जैसे आप वो देख सकते हैं कि वो उसका आरसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, उसकी ट्रांसमिशन स्पीड है या उसका बैंडविड्थ है। देन जो सर्वर का जो है वो आर एस है, ठीक है। तो अगर तो आपके पास ये यूज़र्स एक दूसरे से जो कनेक्शन इन्होंने शेयर किया हुआ है, वो एक जो बीच में जो एक कह लें कि एक राउटर है बीच में बड़ा सा, या जो इंटरनेट है, वो अगर इनको फेयर रिसोर्सेज एलोकेट कर दे, फेयर मतलब इक्वल रिसोर्सेज सपोज एलोकेट कर दे कि हर किसी की जो बैंडविड्थ है वो इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो यूजर्स हैं वो इक्वल बैंडविड्थ शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से जो शेयरिंग है वो एक फिक्स शेयरिंग है, और यहाँ पे जो यूजर्स होंगे उनको सेम रिसोर्सेज या सेम बैंडविड्थ मिल रही है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो यहाँ पे हमारे पास बड़े अच्छा से काम हो सकता है, मगर इस तरह होता नहीं है, क्योंकि हर यूज़र की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है और हर सर्वर भी डिफरेंट होती है। तो जिस यूज़र की ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा होगी उसको, सॉरी, जिसकी जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा जल्दी एक्सेस मिलेगा, बाकी यूज़र्स जो होंगे वो उनको स्लो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो मिनिमम थ्रूपुट होगी वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ यूजर्स है और सर्वर है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस, तो आपके पास जो होगी वो हर कनेक्शन की जो होगी वो एवरेज थ्रूपुट कहलाएगी। अच्छा, इस केस में क्या हो सकता है कि अगर सपोज किसी यूज़र एक यूज़र की बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज उसको एलोकेट होंगी, बाकी यूज़र्स को जो होंगी वो कम रिसोर्स एलोकेट होंगी। तो इंटरनेट के सिनेरियो के अंदर हमारे पास हर यूज़र
चूँकि शेयर कर रहा होता है रिसोर्सेज़ को, तो शेयरिंग के सिनेरियो के अंदर जो रिसोर्सेज़ हैं या जो बैंडविड्थ है या जो डिले है वो हर यूज़र को डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बेस्ड ऑन उसका जो कनेक्शन स्पीड है या बैंडविड्थ है उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। देन अगर नेटवर्क की बात करें तो इस इधर हमारे पास एक और चीज़ होती है जो कि कहलाती है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का काम ये होता है कि जो नेटवर्क की सर्विसेज हैं जो यूज़र्स को आपने प्रोवाइड करनी है उनको जो यूज़र्स की प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, प्लस जो नेटवर्क के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ऐसा मैकेनिज्म हो कि यूज़र्स अपनी वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो प्राइवेट रहे, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम ये होगा कि नेटवर्क को सिक्योर करें किसी भी तरह के इंट्रूजन अटैक से, और जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं उनको भी सिक्योर किया जाए। नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज बैंडविड्थ हो सकती हैं, यूज़र्स की प्राइवेसी हो सकती है, यूज़र्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है। और नेटवर्क को सिक्योर करने का मतलब ये है कि ऐसे यूज़र्स का एक्सेस अ, ऐसे यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड किया जाए जो कि ऑथराइज़ ही यूज़र हों। इंट्रूडर्स या ऐसे यूज़र्स जो कि अनवांटेड यूज़र्स हैं या ऐसे यूज़र्स जो कि अनवांटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको मॉनिटर किया जाए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे नेटवर्क को फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ अटैक से, और नेटवर्क के रिसोर्सेज को जो है वो सिक्योर करेंगे और प्राइवेसी ओरिएंटेड यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। जब इनिशियल तौर पे इंटरनेट जब डिज़ाइन हुआ था तब हमारे पास सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं था या सिक्योरिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। मगर जैसे-जैसे डिफरेंट तरह के अटैक्स या यूज़र्स ने पॉलिसी वायलेट करना शुरू हुई, तो आपके पास सिक्योरिटी जो है वो वैसे-वैसे डेवलप होती गई। तो जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है, तो इस कोर्स के अंदर आखिरी 1-2 जो वीक्स होंगे उसमें हम लोग फिर सिक्योरिटी के ऊपर भी देखेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी के कुछ अटैक्स की अगर बात करें, तो हमारे पास जो इंट्रूडर्स होते हैं या जो हैकर्स होते हैं या ऐसे यूज़र्स जो कि नेटवर्क के रिसोर्सेज़ को ख़राब कर सकते हैं, तो हम लोग अगर क्लासिफाई करना चाहें तो कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारे पास जो यूज़र्स हो सकते हैं वो जो इंटरनेट के अंदर जो होस्ट होते हैं उनके अंदर कुछ मालवेयर या कुछ ऐसा प्रोग्राम पुट कर सकते हैं जो कि कुछ अनवांटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर आपके पास मालवेयर जो है अगर वायरस की फॉर्म के अंदर है, तो वायरस किस तरह का होता है कि वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा होता है बाय क्रिएटिंग ह्यूज नंबर ऑफ एक्जी फाइल्स या अ, उसके फ़ोल्डर्स बार-बार क्रिएट कर रहा होता है एक ही फ़ोल्डर पे। तो अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम हो तो वो हमारे पास वायरस कहलाता है। यूजुअली ये पहले ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू या इंटरनेट की अगर बात करें तो ये थ्रू लिंक वगैरह इस तरह हम लोग पोस्ट देखते रहें। इसके अलावा हमारे पास वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स जो होता है वो एक पैसिव ऑब्जेक्ट, हम लोग एक लिंक के अंदर एक बड़ा एक लिंक होता है उसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का प्रोसेस चल रहा होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस होता है और वो यूजर्स की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपके पास वॉर्म कहलाता है। देन हमारे पास स्पाईवेयर्स होते हैं। स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली आपके पास इस तरह के प्रोग्राम होते हैं कि जो भी आप कीज़ वगैरह प्रेस कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली पासवर्ड्स को गेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे कि यूज़र्स के अकाउंट नेम और पासवर्ड को गेट करने के लिए स्पाईवेयर डेवलप किए जाते थे ताकि जो की के स्ट्रोक्स हैं उनको वो सेव करते जाएँ, देन उसको वो पास कर दें टुवर्ड्स अ सर्टेन हैकर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो सपोज़ जो अब सब हमने किसी यूज़र को इन्फेक्ट कर दिया विद द वायरस, वॉर्म या स्पाईवेयर, तो उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो अब उस हैकर की कंट्रोल के अंदर आ गया है। जब उस हैकर के कंट्रोल के अंदर आ गया तो वहाँ पे वो बैठ के कुछ भी कर सकता है। सपोज़ वो डॉस अटैक भी लॉन्च कर सकता है। डॉस अटैक में होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस के अंदर ये होता है कि आपके पास या डॉस के अंदर ये होता है कि आपके पास जो अब हैकर के पास जो जिन यूज़र्स का एक्सेस आ गया उसको हम लोग कहते हैं बॉटनेट बन गया उसका। बॉट बन गया, अब बॉट से बैठ के कुछ भी पैकेट्स भेज सकता है किसी भी सर्वर के ऊपर किसी भी टाइम पे। तो इस तरह का अगर आपके पास अटैक लॉन्च हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक लॉन्च किया जा सकता है आसानी से। तो डॉस अटैक के अंदर क्या होता है कि
सपोज हमारे पास एक टारगेट सर्वर है, तो पहले टारगेट जो हैकर होता है वो टारगेट सर्वर को सिलेक्ट करता है, देन उसके बाद वो अपना जो मालवेयर होता है वो उन सर्टन होस्ट के अंदर वो इंजेक्ट कर देता है, और सपोज वो जो इंजेक्ट किया वो यूज़र एक्सेप्ट भी कर लेता है उस मालवेयर को, या कुछ लिंक को क्लिक करने के बाद वो उसने बॉट, एक्चुअली ये बॉट बन गए। जब बॉट बन गए तो अब वो जो हैकर है वो कुछ भी इनसे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। वो क्या करेगा, सपोज डॉस अटैक ये होता है कि आपने जो सर्वर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आपने एकदम से पैकेट भेज दिए, अब जो होगा वो सर्वर जो होगा वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या डाउन हो गया तो अब जो वो हैकर है उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। ये डॉस अटैक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस ये होता है कि इस तरह का अटैक डॉस अटैक लॉन्च किया जाए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक का। ये तो एक तरीका था रिसोर्सेज को डाउन करने का या यूजर्स की प्राइवेसी को खराब करने का। इसके अलावा जो हैकर्स या इंट्रूडर्स जो हो सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जो पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन वो स्निफ कर सकते हैं या लिसन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल मीडियम है वो एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग करता है, स्पेशली वायरलेस के केस में बात करें तो जो वायरलेस सिग्नल होते हैं कहीं पे भी रिसीव हो जाते हैं। तो जो सपोज हैकर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रही होती है उसको लिसन करने लग जाते हैं या स्निफ करने लग जाते हैं। तो पैकेट स्निफिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस कोर्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे, वायर शार्क। तो वायर शार्क जो है वो एक फेमस पैकेट स्निफर सॉफ्टवेयर है और फ्रीली अवेलेबल है इसका लाइसेंस। तो पैकेट स्निफिंग में क्या होता है कि जो भी यूज़र होता है, जो इंट्रूडर होता है, वो आपके जो डेटा ट्रांसमिशन हो रही थी उसको वो लिसन करने लग जाता है या स्निफ करने लग जाता है। जब वो स्निफ कर रहा है तो एक्चुअली आप बेशक उसको एन्क्रिप्ट करके भेज रहे हो, मगर वो स्निफ कर सकता है। जब उसने स्निफ कर लिया, वो रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास, फिर वो वहाँ पे कुछ एल्गोरिदम लगा के तो कुछ पासवर्ड या इस तरह की चीज़ों को वो ब्रेक कर सकता है। तो वायर शार्क हम लोग जब कोर्स के अंदर लैब के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो मैं आप लोगों को काफ़ी इसमें चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जो इंट्रूडर हो सकता है वो आपके पास आईपी स्पूफिंग के थ्रू फॉल्स सोर्स बन के तो पैकेट भेज सकते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि जो बी है वो आपके पास सोर्स है और ए जो है वो डेस्टिनेशन है। अब सपोज सी को उसने पैकेट स्निफ किया, उसको पता चल गया कि बी का सोर्स आईपी क्या है। अब नेक्स्ट टाइम वो अपने आईपी की जगह है, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंजेबल है, सी जो है वो अपने आईपी एड्रेस के बजाय बी का आईपी एड्रेस डाल के तो ए की तरफ कोई डाटा भेज दे तो ए तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह का जो सिनेरियो हमारे पास आईपी स्पूफिंग का कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क के हवाले से, जिसमें आज हमने देखा है डिलेस क्या होते हैं, देन हाँ डिलेस की टाइप्स देखी हैं, डिलेस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैड परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क के अंदर, लॉस आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ था आज के लेक्चर्स के हवाले से। तो अब आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।